अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। तो बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार आज बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। अक्षय कुमार हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां हेलीपैड से लेकर साकेत चौराहे तक उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे थे। अक्षय कुमार ने हाथ हिलाकर अपने फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर पहुंचकर समिति और सरकार के द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को देखकर उन्होंने अधिकारियों को थैंक यू भी कहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार पहुंचे थे बद्रीनाथ धाम और धाम पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना की, दर्शन किए। हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर अक्षय कुमार पहुंचे थे और साथ ही अधिकारियों की व्यवस्थाओं को देखकर तमाम मौजूद अधिकारियों को उन्होंने धन्यवाद भी किया। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और साथ ही शांति की कामना भी की। जागेश्वर धाम में दर्शन के बाद में अक्षय कुमार काफी खुश नजर आए। अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जागेश्वर की, जो कि अल्मोड़ा में है और अक्षय कुमार यहां पर भी पहुंचे। यहां पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और काफी ज्यादा खुश खिलाड़ी कुमार नजर आए। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर आपको जागेश्वर से दिखा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जागेश्वर की, जहां पर अक्षय कुमार पहुंचे थे। उत्तराखंड के दौरे पर हैं अक्षय कुमार और बद्री विशाल धाम भी पहुंचे, जहां पहुंचकर पूजा अर्चना की और बद्रीनाथ धाम के दर्शन करके अक्षय कुमार खासा खुश भी नजर आए। तस्वीरें आप को दिखा रहे हैं, उनके फैंस काफी देर तक उनका इंतजार कर रहे थे। बड़ी संख्या में लोग उनको देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए थे। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर बद्रीनाथ धाम के अंदर जाते हुए, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा के घेरे में अक्षय कुमार जो कि मंदिर पहुंचे थे पूजा अर्चना करते हुए भी आप इन तस्वीरों में आप देखेंगे और तमाम लोगों का उन्होंने अभिनंदन भी किया और साथ ही अधिकारियों को धन्यवाद भी किया। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं, जिसको लेकर अक्षय कुमार काफी खुश नजर आए। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आर्य नगर में चंदन बाबा पीर मजार तोड़ने पर प्रशासन को धमकी मिली है। पत्र भेजकर मजार को दोबारा बनाने की मांग की गई है और 1 महीने में मजार नहीं बनाने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। अधिकारियों ने पुलिस को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है, जिसके बाद में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, ये मजार तोड़ी गई थी। उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और 1 महीने के अंदर अगर दोबारा मजार नहीं बनाई जाती है तो यहाँ पर धमकी दी गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में पुलकित शुक्ला हरिद्वार से संवाददाता जुड़ गए हैं। पुलकित, ये कौन लोग हैं जिन्होंने प्रशासन को धमकी दी है कि 1 महीने के अंदर मजार को दोबारा बनाया जाए? देखिए, उत्तराखंड में प्रदेश भर में जिस तरह से अवैध धार्मिक स्थलों और मजारों के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, उस पर कई तरह से जो है विरोध भी देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन हरिद्वार में जो है पत्र भेजकर, प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र भेजकर एक विरोध सामने आया है, जिसमें न सिर्फ विरोध किया गया है बल्कि धमकी भी दी गई है। पत्र में जो है संदिग्ध भाषा में ये लिखा गया है कि अगर जो मजार चंदन बाबा पीर में तोड़ी गई थी, क्योंकि उसको काफी पुरानी मजार बताया जा रहा था, अगर उसको 1 महीने के अंदर नहीं बनाया जाता है तो प्रशासन जो है अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो उसको लेकर जो है प्रशासनिक अधिकारियों का कहीं ना कहीं जो हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है। पत्र भेजने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में अभी ठीक से किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का संगठन का नाम या व्यक्ति का नाम किसी तरह से पत्र में मेंशन नहीं किया है। और इससे पहले भी चाहे हरिद्वार रेलवे स्टेशन हो या अन्य स्थानों, इस तरह के गुमनाम पत्र जो है आते रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है मामले की जांच में जुटी हुई है कि क्या ये जो धमकी है ये कोई गंभीर है, ये असलियत में धमकी दी गई है या किसी ने शरारती तत्वों से शरारत की है, इसकी जांच से पुलिस जो है जुटी हुई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया पुलकित आपका। मुस्लिम धर्म से जुड़ी धार्मिक संपत्तियों की देखरेख का जिम्मा वक्फ बोर्ड करता है और इसी की आड़ में मुस्लिम जमीन माफियाओं का कारोबार फल फूल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के इसी सवाल पर अब देवभूमि में एक्शन की मांग भी उठने लगी है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मजार, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान की देखभाल रख रखाव का काम वक्फ बोर्ड करता है।
पर जिस तरह उत्तराखंड में सरकारी जमीनों से अवैध मजारों का सफाया हुआ है, उससे वक्फ बोर्ड के रोल पर भी सवाल खड़े हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की हरिद्वार में हुई बैठक में वक्फ बोर्ड पर एक्शन की बात टॉप एजेंडे पर रही। विश्व हिंदू परिषद ने सवाल खड़ा किया कि जमीन से जुड़े मामलों में हिंदू धार्मिक संस्थाओं को प्रॉपर्टी के कागज कोर्ट में दिखाने होते हैं, लेकिन वक्फ की जमीनों पर कोई सवाल नहीं उठता और इसी बात का फायदा मुस्लिम जमीन माफिया उठाते हैं। विश्व हिंदू परिषद अब केंद्र सरकार से वक्फ के कानून में बदलाव चाहता है। वही उत्तराखंड में बीजेपी नेता मांग कर रहे हैं कि दूसरे राज्यों से पहले वक्फ बोर्ड की जमीनों की जांच का काम उत्तराखंड में होना चाहिए, जिस तरह मजारों को हटाने का काम यहां शुरू हुआ है। देखिए, हमारा पहले से सोचना है कि हिंदुओं के जितने भी धर्मस्थान हैं उन पर सरकार नियंत्रण करने की सोच रही है, करती रही है, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो ज़्यादातर जो है गलत कामों के लिए प्रयोग हो रही हैं या बाहुबलियों के द्वारा वो कब्जा करके अपने व्यापार चलाया जा रहा है। तो मेरा सरकार से ये निवेदन है और मांग भी है कि वक्फ बोर्ड की जितनी संपत्ति है उसकी जांच की जाए। वक्फ बोर्ड के लिए कायदे कानून केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देखता है और राज्यों में समाज कल्याण विभाग। ऐसे में वक्फ बोर्ड की आड़ में लैंड जिहाद की बात पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि वक्फ का मतलब ट्रस्ट होता है, पर बीजेपी संघ और विश्व हिंदू परिषद को हर जगह जिहाद दिख रहा है। वहीं इस सियासत पर वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कहना चाहता। इसलिए अब ऐसी बातें जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, मस्जिद जिहाद, वक्फ बोर्ड, इस तरह की बातें लाएंगे जिससे कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण कर सके। मंत्री भी हिंदू हैं, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो भी हिंदू हैं, अधिकांश प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं। तो आप करिए ना, कोई निर्णय ले लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको निर्णय लेने के लिए? मैं समझता हूँ ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिन की बैठक हरिद्वार में हुई, पर चर्चा में धर्मांतरण, वक्फ बोर्ड और मजारों पर एक्शन रहा। अवैध मजारों को हटाने के लिए मुख्यमंत्री धामी के फैसलों की संतों ने खुलकर तारीफ की। ऐसे में देखना होगा कि वक्फ बोर्ड और उसकी संपत्तियों की जांच की शुरुआत क्या देवभूमि से होगी। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की महिला साध्वियों के विंग की बैठक हुई है और आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम लोग शामिल हुए, जिसमें धर्मांतरण, लव जिहाद और समलैंगिक विवाह से जैसे जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। कनखल के कृष्ण निवास आश्रम में आयोजित इस गोष्ठी में देश भर से आई महिला साध्वियां शामिल हुई। बैठक में तय किया गया कि सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए धर्मांतरण, लव जिहाद और साथ ही समलैंगिक विवाह जैसी बुराइयों को दूर करना होगा। इसके लिए आने वाली दीपावली के त्योहार पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साधु संतों के साथ ही महिला संत भी गांव-गांव जाकर देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि मैं तो सड़क जिहाद पर निकला हूं। हमारे पास में बहुत सारे जिहाद हैं जो कि जनहित के लिए जरूरी हैं। सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों को नौकरी और साथ ही नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं जिन पर सरकार का ध्यान नहीं है। मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के, आम आदमी के कल्याण के लिए जरूरी हैं। हम उन पर लगे। हरिद्वार में कल उस वक्त दिलचस्प वाकया हुआ जब महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और पूर्व सीएम हरीश रावत का आमना सामना हो गया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को माला पहनाकर हंसी मजाक किया। दरअसल हरिपुर कला स्थित एक आश्रम में संत सम्मेलन चल रहा था और इस दौरान कार्यक्रम में कई साधु संत और राजनेता मौजूद थे। कार्यक्रम में हरीश रावत ने पहुंचकर सभी संतों को माला पहनाई तो वहां पहले से मौजूद भगत सिंह कोश्यारी भी पंक्ति में बैठे हुए थे। हरीश रावत ने कोश्यारी को भी माला पहना दी और जिसके बाद में भगत सिंह कोश्यारी ने भी हरीश रावत को माला पहनाई, जिससे कि वहां माहौल हंसी मजाक में बदल गया। आपको बता दें कि 2014 में नैनीताल लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों नेता लड़े थे और उत्तराखंड
के दोनों दिग्गज नेता माने जाते हैं और दोनों नेता ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहम बैठक बुलाई है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की ये बैठक होगी और बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होगी लोकसभा चुनाव की। इसमें रणनीति बनाई जाएगी। 2024 में लोकसभा चुनाव है जिसमें आज बैठक होगी जिसको लेकर और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही तमाम राज्यों में क्या कुछ विकास हुआ है, डेवलपमेंट किस कदर आगे बढ़ रहा है, इसकी रिपोर्ट भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपी जाएगी। साथ ही चर्चा होगी हर एक स्टेट में बीजेपी की जमीन कितनी मजबूत है। और दिल्ली में शनिवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और सीएम धामी ने नीति आयोग के समक्ष राज्य की कई मांगों को रखा। राज्य के लिए ग्रीन बोनस की मांग की गई। राज्य में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के दौरान कई तीर्थ यात्री आते हैं और इतने लोगों के लिए इंतजाम करना पड़ता है, इसलिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन में और ज्यादा बढ़ोतरी की जाए और 25 मेगावाट से कम क्षमता के प्रोजेक्ट राज्य को मिलने चाहिए जिससे कि ऊर्जा उत्पादन बढ़ सके। नदी जोड़ों के तहत में गर्मियों में जहां पानी कम होता है उनको जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है और राज्य की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, इसलिए उसी हिसाब से जल मिलना चाहिए। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को आगामी 5 साल के लिए विस्तार की भी मांग की गई। राज्यों के मध्य जब तक संसाधनों का आवंटन के नए मानक निर्धारित नहीं होते हैं तब तक जो हमारा ये रिसोर्स है, ये वन संपदा है, ये पर्यावरण की जो संपूर्ण इकोसिस्टम को हम लोग कहीं न कहीं पर्यावरण में शुद्ध हवा पानी देने का काम करते हैं, तो उसमें हमारा विशेष रूप से ग्रीन बोनस के रूप में ध्यान रखा जाए। तीर्थयात्री पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सभी जो जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष ये बात भी रखी कि इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं न कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी जिसमें कई सारी बातें रखी गई